स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम। बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत गोल्डन पीरियड किसे कहते हैं? ये होता है हमारा बचपन, हमारा चाइल्डहुड। क्योंकि बचपन में हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम ज़िंदगी को मौज मस्ती में जीते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं किसी खास हस्ती के बचपन के बारे में। अब ज़रा उस खास हस्ती के बचपन की तस्वीर को भी देख लीजिए। क्या आपने किसी मैगज़ीन, बुक, न्यूज़पेपर में इस पिक्चर को पहले कभी देखा है? क्या आप बता सकते हैं कि ये किसके बचपन की तस्वीर है? बच्चों, ये हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन की तस्वीर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में। डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट रहे हैं। ये हमारे देश के एरोस्पेस साइंटिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। इनकी ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चों, रेडी हो जाइए इस खूबसूरत चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये इंटरेस्टिंग लेसन आपकी बिहाइव की बुक से लिया गया है और इसका टाइटल है माई चाइल्डहुड। ये चैप्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। बच्चों, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अपनी खुद की लाइफ के बारे में, खुद की लाइफ की घटनाओं के बारे में कुछ लिखता है तो उसे आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो आइए अब हम डॉक्टर अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का ही एक एक्सट्रैक्ट माई चाइल्डहुड पढ़ते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. अब्दुल कलाम अपने जन्म स्थान के बारे में कहते हैं, मैं पैदा हुआ था एक मिडिल क्लास तमिल परिवार में जो कि रामेश्वरम नाम के नगर में, जो एक आइलैंड है, वहाँ पर रहती थी। और ये रामेश्वरम कहाँ पर है? एर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। एर्स्टवाइल मीन्स पहले वाले मद्रास राज्य। इसका मतलब इसे अब तमिलनाडु कहते हैं और इसका पहले वाला नाम था मद्रास। तो अब्दुल कलाम तमिलनाडु की एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में पैदा हुए थे जो कि रामेश्वरम में रहती थी। फिर अब्दुल कलाम अपने फादर के बारे में बताते हैं कि उनके पास तो गुणों की, संस्कारों की दौलत थी। My father, Jainul-Abdin, had neither much formal education nor much wealth. मेरे पिता, जिनका नाम था जैनुल-अब्दीन, उन्होंने ना ही तो कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और ना ही उनके पास कोई धन दौलत थी। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. इन कमियों के बावजूद उनके पास क्या था? पजेस मीन्स कोई चीज़ होना, आपके अधिकार में होना। उनके पास थी ग्रेट इनेट विजडम। इनेट मीन्स इनबॉर्न, नेचुरल। उनके पास नेचुरल बुद्धि थी। इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। फिर उनके पास क्या था? जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मीन्स काइंडनेस। वे बहुत ही दयालु थे। तो इस तरीके से अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके फादर अमीर नहीं थे, ना ही कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन वे बहुत ही संस्कारी थे। इसीलिए अब्दुल कलाम जी को संस्कारों की दौलत अपने पिता से मिली थी। Then he gives a description of his mother. He had an ideal helpmate in my mother, आशियाम्मा। उनको एक आदर्श हेल्पमेट मीन्स हेल्पफुल फ्रेंड, एक सहयोगी, एक साथी भी मिल गया था। इट मीन्स अब्दुल कलाम जी के फादर को एक अच्छा साथी मिला था, और वो भी किसके रूप में? इन माई मदर आशियाम्मा। अब्दुल कलाम जी की मदर, जिनका नाम था आशियाम्मा, उनके रूप में उनके फादर को एक अच्छा साथी मिल गया था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे याद नहीं आता उन लोगों की एग्जैक्ट संख्या
एग्जैक्ट नंबर जिनको मेरी माँ हर रोज़ खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन इस बारे में मैं बिल्कुल निश्चित हूँ दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। हमारी फैमिली के सभी सदस्य कुल मिलकर जितने बनते थे, जितनी संख्या होती थी, उससे कहीं ज़्यादा आउटसाइडर्स, स्ट्रेंजर्स, बाहर के लोग, अजनबी लोग खाना खाते थे। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बताना चाहते हैं कि उनकी मदर भी पिता की तरह ही बहुत ही दयालु थी, काइंड हार्टेड वूमन थी। वो ये नहीं देखती थी कि परिवार के सदस्य हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, वो सबको समान मानकर सबको ही बड़े प्यार से खाना खिलाती थी। अपने पेरेंट्स के डिस्क्रिप्शन के बाद अब्दुल कलाम जी अपने बारे में बताते हैं, खुद के बारे में बताते हैं। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मैं परिवार के बहुत सारे बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय, मेरी हाइट ज़्यादा नहीं थी, मैं एक छोटे कद का लड़का, और जिसके लुक्स कैसे थे, अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स ऑर्डिनरी, बिल्कुल कॉमन, साधारण लुक वाला, साधारण शक्ल वाला लड़का था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, लेकिन मेरे माता पिता लंबे और बहुत ही सुंदर थे। इसके बाद अब्दुल कलाम अपने हाउस को डिस्क्राइब करते हैं। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. हम अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है जो पूर्वजों के द्वारा बनाया गया हो। तो अब्दुल कलाम अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे जो कि 19th सेंचुरी के मिडल में, इट मीन्स 1850 के आसपास बनाया गया था। It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। यह एक बहुत ही बड़ा पक्का मकान था जो चूने और ईंट से बनाया गया था। लाइमस्टोन मीन्स चूना, ब्रिक मीन्स ईंट, और ये कहाँ पर था? रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में। इट मीन्स रामेश्वरम की वो गली जहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी, वहाँ पर अब्दुल कलाम जी का पुश्तैनी मकान था जो कि पक्का था और ईंट और चूने से बना हुआ था। तो इस तरीके से अब्दुल कलाम अपना पूरा एड्रेस भी देते हैं, वो बताते हैं कि वो कहाँ रहते थे, उनका कैसा मकान था। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अब्दुल कलाम को उनके बचपन में कौन कौन सी सुख सुविधाएं मिलती थी। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑस्टियर मीन्स स्ट्रिक्ट। मेरे फादर स्ट्रिक्ट थे और वो अवॉइड करते थे सारी इनएसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज़ को। इन एसेंशियल होता है जो ज़रूरी नहीं हो, ऐसे सुख साधन जो ज़रूरी नहीं हो उनको मेरे स्ट्रिक्ट फादर अवॉइड ही करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। लेकिन जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी, चाहे वो भोजन हो, दवाइयाँ हो या कपड़े, वो सब कुछ अब्दुल कलाम को, उनके सभी भाई बहनों को प्रोवाइड किया जाता था। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। वास्तव में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित था, चाहे वो मटेरियल के हिसाब से हो या इमोशंस के हिसाब से। इट मीन्स यहाँ पर अब्दुल कलाम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें, चाहे वो फूड हो, मेडिसिन हो या क्लोथ्स हो, उनकी सारी सुख सुविधाएं उनको दी जाती थी। और दूसरा, इमोशनल लेवल पर भी उनका चाइल्डहुड सिक्योर था, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता का, भाई बहनों का प्यार और सहयोग मिलता था। और अब हम पढ़ेंगे जब अब्दुल कलाम 8 साल के हो गए थे तो उन्होंने क्या किया था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था जब मैं 8 साल का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market।
किन्हीं कारणों से मैं कभी भी ये नहीं समझ पाया कि उस समय अचानक से इमली के बीजों की डिमांड कैसे आ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मैं इमली के बीजों को इकट्ठा करता और मॉस्क स्ट्रीट में जो राशन की दुकान थी वहाँ पर उन बीजों को बेच आता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। एक दिन के कलेक्शन से मुझे 1 आने की शाही रकम मिल जाती थी। बच्चों, 1 आने का मतलब है 6.25 पैसे, यानी कि 4 आने चवन्नी 1 रुपए का चौथा हिस्सा होती थी, तो 1 आने का मतलब हुआ 6.25 पैसे। हालांकि ये पैसे तो बहुत ही कम थे, लेकिन इनको भी अब्दुल कलाम प्रिंसली सम कहते हैं, क्योंकि बचपन में मेहनत से चाहे थोड़े से ही पैसे मिल जाए वो भी शाही रकम होती है, वो भी बहुत ही कीमती होते हैं। तो ऐसा ही अब्दुल कलाम भी महसूस कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि कैसे इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया और इस चीज़ का उनके नगर रामेश्वरम पर क्या असर पड़ा। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in दिनामनी। मेरे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानियाँ सुनाते थे, जिनको मैं बाद में दिनामनी की हेडलाइंस में ढूंढने की कोशिश करता था। दिनामनी तमिल न्यूज़पेपर का नाम है। Our area being isolated was completely unaffected by the war। हमारा एरिया बिल्कुल अलग था क्योंकि वो आइलैंड था, तो इस तरीके से वहाँ पर युद्ध का कोई भी असर नहीं हुआ था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared। लेकिन जल्दी ही इंडिया भी अलाइड फोर्सेस में शामिल होने के लिए विवश हो गया था और उसके बाद आपातकाल जैसी स्थिति की घोषणा कर दी गई थी। बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया ही 2 अलग अलग ग्रुप्स में बट गई थी। उनमें से एक ग्रुप था अलाइड फोर्सेस का, जिसमें यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश शामिल थे। ये दूसरे पक्ष के खिलाफ लड़ रहे थे। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। अब इंडिया ने अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था, तो उसकी पहली कैजुअलिटी मीन्स लॉस, पहला नुकसान ये हुआ था कि रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी अब वो काम बंद हो गया था। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब जो न्यूज़पेपर थे उनको बंडल बनाया जाता और चलती हुई ट्रेन से ही रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता था, वो रोड जो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में पड़ती थी। That forced my cousin Samsudeen, who distributed newspapers in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। अब ट्रेन होल्ट बंद हो गया था। इस चीज़ ने मेरे कज़न शमसुद्दीन को, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था, वो मजबूर हो गया। उसे अब एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी। इट मीन्स उसे एक हेल्पर की, सहायक की ज़रूरत थी जो बंडल्स को पकड़ सके, और स्वाभाविक रूप से मैंने ही वो जगह फिलअप की। स्लॉट मीन्स टू फिट इनटू अ प्लेस इजीली, तो आसानी से अब्दुल कलाम ने उस जगह को पा लिया था। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। इस तरीके से शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई कमाने में मेरी मदद की थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाफ ए सेंचुरी लेटर मीन्स 50 सालों के बाद मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ उस प्राइड को, गर्व की भावना को, जो मैंने पहली बार अपनी मेहनत से खुद के पैसे कमाने में महसूस की थी। बच्चों, जब भी हम अपनी पहली कमाई पाते हैं, हम अपनी मेहनत से पहली बार पैसे प्राप्त करते हैं, तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है और वो पल हमें पूरी ज़िंदगी याद रहता है। तो अब्दुल कलाम जी भी उस गर्व की फीलिंग को 50 सालों के बाद भी महसूस कर सकते थे। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। Every child is born
with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. हर बच्चा कुछ खास सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक माहौल में कुछ इनहेरिटेड मीन्स विरासत में माता पिता से जो मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुण या फीचर्स। तो हर बच्चा एक खास सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक माहौल में कुछ पैतृक गुण लेकर पैदा होता है और फिर बाद में वो ट्रेनिंग लेता है, वो सीखता है कैसे? बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी से। इसका मतलब हर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा खास होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, अधिकार होते हैं, यानी कि परिवार का जो मुखिया होता है वो उस बच्चे को ट्रेनिंग भी देता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हम अपने घर के या आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। हमें अपने माता पिता से भी कुछ गुण मिलते हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। I inherited honesty and self-discipline from my father। अब अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनको अपने फादर से विरासत में कौन सी क्वालिटीज़ मिली। मैंने अपने पिता से ईमानदारी और अनुशासन सीखा। From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister। मुझे अपनी माँ से अच्छाई और दयालुता में विश्वास रखने के गुण मिले और यही सारी क्वालिटीज़ मेरे 3 भाइयों और बहन को भी मिली। इनहेरिटेड क्वालिटीज़ के बाद अब्दुल कलाम जिक्र करते हैं अपने 3 खास दोस्तों का। बच्चों, हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई क्लोज फ्रेंड्स होते ही हैं जिन्हें हम भूल ही नहीं सकते। तो आइए देखते हैं अब्दुल कलाम जी की लाइफ में कौन 3 खास दोस्त थे। I had 3 close friends in my childhood। मेरे बचपन में 3 खास मित्र थे, 3 घनिष्ठ मित्र थे। कौन कौन से थे वे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। उन 3 दोस्तों के नाम थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। All these boys were from orthodox हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों ही दोस्त ऑर्थोडॉक्स मीन्स स्ट्रिक्टली ट्रेडिशनल, परंपरागत या पारंपरिक हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। लेकिन बच्चों, अब ये खास बात क्या है कि अब्दुल कलाम के ये तीनों मित्र ब्राह्मण फैमिली से थे, जबकि अब्दुल कलाम जी मुस्लिम थे। लेकिन धर्मों की डिफरेंसेस के बाद, अलग अलग धर्म होने के बावजूद इन बच्चों में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं आई थी। क्या कहते हैं अब्दुल कलाम? एज चिल्ड्रन, बच्चे होने के रूप में हम में से किसी ने भी ये डिफरेंस महसूस नहीं किया था, चाहे हमारे बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस थे या अपब्रिंगिंग हमारी अलग तरीके से हुई थी, हमारा पालन पोषण भी अलग तरीके से हुआ था, हमारे धर्म भी अलग थे, लेकिन हमने कभी भी इन डिफरेंसेस को महसूस नहीं किया था। तो बच्चों, यहाँ से पता लग रहा है कि अब्दुल कलाम जी की ये दोस्ती बहुत ही खास थी। इसके बाद अब्दुल कलाम बताते हैं कि बड़े होकर इन तीनों मित्रों ने कौन कौन से काम संभाले। In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameswaram temple। वास्तव में रामानंद शास्त्री वो रामेश्वरम टेम्पल के मुख्य पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। Later, he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father। बाद में रामानंद शास्त्री ने अपने पिता से रामेश्वरम टेम्पल की मंदिर के पुजारीपन का, प्रीस्टहुड के काम को संभाल लिया था। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। अरविंदन ने क्या काम संभाला? उसने मंदिर में विजिट करने वाले पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन को संभालने का बिजनेस कर लिया। एंड शिवा प्रकाशन बिकेम ए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और शिवा प्रकाशन वो दक्षिणी रेलवेज में खाने पीने के मीन्स भोजन सामग्री को जुटाने का कॉन्ट्रैक्टर बन गया। केटरिंग का मतलब होता है बच्चों टू प्रोवाइड फूड इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अब्दुल कलाम के तीनों मित्रों ने अलग अलग काम शुरू कर दिया था।
पहला मित्र रामानंद शास्त्री, वो रामेश्वरम टेम्पल का पुजारी बन गया था। दूसरा अरविंदन, उसने तीर्थ यात्रियों के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम संभाल लिया था। और तीसरा मित्र वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया था, उसका क्या नाम था? शिवा प्रकाशन। ओके बच्चों, आपको ये तीनों मित्रों के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों, अब्दुल कलाम जी के लिए दोस्ती में रिलीजियस डिफरेंसेस कोई मायने नहीं रखते थे। कुछ ऐसा ही माहौल उनके परिवार में भी था। उनका परिवार सभी धर्मों के रीति रिवाजों को मानता था। आइए पढ़ते हैं कि कैसे एक मुस्लिम फैमिली हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों को बहुत ही खुशी से मनाती थी। During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. श्री सीताराम कल्याणम के वार्षिक उत्सव पर हमारा परिवार नाव अरेंज करता था, जिनमें स्पेशल प्लेटफॉर्म विशेष मंच लगे होते थे, जिन पर लॉर्ड की भगवान की प्रतिमा को ले जाया जाता था। और कहाँ से कहाँ तक? मंदिर से शादी वाली साइट तक, उस जगह तक। और ये मैरिज साइट सिचुएटेड थी हमारे घर के पास राम तीर्थ नाम के तालाब के बीच में। तो बच्चों, हमें पता चल रहा है कि कैसे अब्दुल कलाम जी की फैमिली श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी को एंजॉय करती थी। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. सोते समय मेरी माँ और दादी परिवार के सभी बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, और वो कहानियाँ होती थी रामायण की घटनाएं और प्रोफेट की लाइफ की घटनाएं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अब्दुल कलाम जी के परिवार के लिए राम और रहीम में कोई अंतर नहीं था। बच्चों, सचमुच हम सब के ऐसे ही विचार होने चाहिए। धर्म को लेकर संकीर्ण विचार हमारे मन में कभी भी नहीं आने चाहिए। लेकिन बच्चों, इस धार्मिक संकीर्णता का शिकार अब्दुल कलाम भी हुए थे। आइए पढ़ते हैं उनके साथ क्या हुआ था। One day, when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. एक दिन जब मैं रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तो एक नए टीचर हमारी क्लास में आए। आई यूज टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। मैं एक कैप पहनता था जिससे मेरे मुस्लिम होने का पता चलता था। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वोर अ सैक्रेड थ्रेड। और मैं हमेशा आगे वाली रो में रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था जिसने एक पवित्र धागा, इसका मतलब जनेऊ, पहना होता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। स्टमक मीन्स टॉलरेट करना, सहन करना। अब नया अध्यापक, उसे तो ये सहन ही नहीं हुआ कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. हमारी सोशल रैंकिंग, सामाजिक दर्जे के अनुसार, जैसा कि नया अध्यापक समझ रहा था, मुझे ये कहा गया कि मैं चला जाऊं और पीछे वाले बेंच पर बैठ जाऊं। I felt very sad and so did रामानंद शास्त्री। मुझे बड़ी उदासी महसूस हुई और ऐसा ही रामानंद शास्त्री के साथ भी हुआ। वो भी बड़ा उदास महसूस कर रहा था। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. Downcast means sad, डिप्रेस्ड। जब मैं अंतिम पंक्ति में जाकर बैठ गया तो वह बहुत ही ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा था। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और जब मैं लास्ट रो में बैठा, शिफ्ट हुआ, तो उसके रोने की इमेज मेरे मन पर, मेरे दिल पर बहुत गहरा असर डाल गई। इट मीन्स अब्दुल कलाम को अपने रोते हुए मित्र को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल खत्म होने के बाद हम अपने घर चले गए और हमने अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में जानकारी दी। Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence
told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. अब लक्ष्मणा शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया एंड इन आर प्रेजेंस और हमारी उपस्थिति में उस टीचर को ये कहा कि वह इस जहर को ना फैलाए। किस चीज़ का जहर? सोशल इनइक्वालिटी का, सामाजिक असमानता का, सांप्रदायिक असहनशीलता का। इट मीन्स धर्म को लेकर लोगों में सहनशीलता होनी चाहिए, लेकिन टीचर ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसने इनइक्वालिटी का, इनटॉलरेंस का ही मैसेज दिया था, तो वह बच्चों के मन में जहर घोलने की कोशिश कर रहा था। ये व्यवहार लक्ष्मणा शास्त्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने उस टीचर को बुला लिया। आइए अब देखते हैं उस टीचर को क्या डांट पड़ी। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. अब लक्ष्मण शास्त्री ने बिल्कुल क्लियरली टीचर को कह दिया कि वो या तो माफ़ी मांगे या फिर स्कूल को, इस द्वीप को छोड़कर चला जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. उस टीचर ने अपने व्यवहार के लिए न केवल खेद व्यक्त किया, माफ़ी मांगी, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री ने जो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे दी थी कि ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा, ये इनटॉलरेंस का व्यवहार बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा, तो वह यंग टीचर बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से सुधर भी गया था। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम was very rigid in terms of the segregation of different social groups. कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स के बंटवारे को लेकर बहुत ही रिजिड मीन्स स्ट्रिक्ट था। इसका मतलब लोग वहाँ पर अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स के बटे होने के पक्ष में थे। However, my science teacher Siva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. लेकिन मेरे साइंस टीचर जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। उनकी वाइफ भी बहुत ही ट्रेडिशनल थी, लेकिन इसके बाद भी वो टीचर एक क्रांतिकारी थे। उनके विचार बहुत ही क्रांतिकारी थे। वे समाज की इस व्यवस्था में चेंज लाना चाहते थे, इसीलिए वह सामाजिक बंधनों को तोड़ने की कोशिश करते रहते थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. वह बेस्ट कोशिश करते थे सामाजिक बंधनों को तोड़ने की, ताकि अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग आसानी से मिलजुल सकें। वेरिंग मीन्स डिफरेंट, वेरिंग बैकग्राउंड का मतलब है यहाँ पर अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग। तो वो साइंस टीचर कोशिश करते थे कि अलग अलग धर्मों के लोग आराम से मिलजुल कर रह सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वह मेरे साथ घंटों बिताते थे और कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो कि तुम बड़े बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ इक्वल लेवल पर खड़े हो सको। ऑन पार का मतलब है एट द सेम लेवल। तो इस तरीके से उस टीचर के बहुत ही अच्छे विचार थे। उनके मन में धर्म को लेकर कोई भी संकीर्ण विचार नहीं थे। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उस टीचर ने मुझे अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट कर लिया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. बच्चों, हमने पढ़ा था कि टीचर की वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर गई जब उसने ये सुना कि एक मुस्लिम बॉय को उसके विधि विधान से पवित्र किए गए रसोई में भोजन करने का इनविटेशन दिया जा रहा है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। अब उसने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि वो एक मुस्लिम बॉय को अपने रसोई में खाना नहीं खिलाएगी। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. अब मेरे टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर डिस्टर्ब नहीं हुए, ना ही वो अपनी वाइफ से गुस्सा हुए, बल्कि उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और मेरे साथ ही खाना खाने के लिए नीचे बैठ गए।
His wife watched us from behind the kitchen door. उसकी वाइफ, टीचर की वाइफ, हमें किचन डोर के पीछे से देख रही थी. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. मैं हैरान हो रहा था ये सोचकर कि क्या उसने कोई डिफरेंस नोट किया होगा, जैसे मैंने चावल खाए, पानी पिया या खाना खाने के बाद फर्श को साफ किया. इट मीन्स अब्दुल कलाम ये महसूस कर रहे थे कि जैसे उनके टीचर ने खाना खाया और उन्होंने खुद ने खाना खाया, तो क्या उसमें कोई डिफरेंस टीचर की वाइफ नोट कर पाई होगी. When I was leaving his house, Siva Subramanya invited me to join him for dinner again the next weekend. और जब मैं वो घर छोड़कर जा रहा था तो मेरे टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे फिर से अगले वीकेंड पर डिनर करने के लिए इनवाइट कर दिया. लेकिन मैं बड़ा हैरान रह गया था टीचर के इस व्यवहार को देखकर कि टीचर की वाइफ नाराज़ थी, पर उसके बावजूद उन्होंने मुझे फिर से डिनर के लिए इनवाइट कर दिया था. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. मेरी हेजिटेशन को टीचर समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं परेशान नहीं हूँ, और उन्होंने मुझे समझाया कि जब हम एक बार सिस्टम को चेंज करने का निर्णय लेते हैं तो ऐसी समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ता है. When I visited his house the next week, Siva Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और जब मैं अगले वीकेंड पर उनके घर पर गया तो टीचर की वाइफ मुझे खुद अपनी किचन के अंदर लेकर गई और अपने हाथों से खाना परोसा. इट मीन्स टीचर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, उसका व्यवहार भी सुधर गया था. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट. इमिनेंट मीन्स अबाउट टू हैपन. और फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था और भारत भी आज़ाद होने वाला था. भारत की आज़ादी नज़दीक ही दिखाई दे रही थी. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी. गांधी जी ने घोषणा कर दी थी कि भारतीय अपना खुद का देश भारत बनाएंगे. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. पूरे देश में एक आशा की किरण खिल गई थी. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर डन बिफोर. ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चों हम सब जानते हैं कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन 1947 में भारत आज़ाद हुआ. सभी भारतवासी ऑप्टिमिस्टिक बन गए थे. I asked my father's permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि मैं रामेश्वरम छोड़कर अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो रामनाथपुरम में था वहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए चला जाऊँ. बच्चों, हम पढ़ चुके हैं कि अब्दुल कलाम के पिता बहुत ही महान विचारों वाले थे. इसीलिए जब अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम जाने के लिए परमिशन मांगी तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया था. आइए पढ़ते हैं कि उनके पिता ने क्या कहा था. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without any rest? उन्होंने मुझे कहा, अबुल मुझे पता है अगर तुम्हें ग्रो करना है, विकसित होना है, आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा. क्या सीगल सूरज के उस पार, इट मीन्स एक दिशा से दूसरी दिशा तक अकेले बिना आराम के नहीं उड़ता? इट मीन्स अब्दुल कलाम के फादर ये कहना चाहते थे कि जैसे सीगल एक समुद्री पक्षी एक दिशा से दूसरी दिशा में बिना किसी के साथ की परवाह किए, बिना आराम किए लगातार उड़ता जाता है, वैसे ही अब्दुल कलाम को भी बिना थके, बिना हारे, बिना किसी के साथ की परवाह करे चलते जाना है. तो बच्चों, अब्दुल कलाम के फादर ने उन्हें ये मैसेज दे दिया था कि कर्म ही पूजा है. अपने फादर की बातों को कंटिन्यू रखते हुए अब्दुल कलाम कहते हैं, ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर. मेरी माँ जो मेरे जाने की बात को सुनकर हेजिटेट कर रही थी तो फादर ने खलील गिब्रान की बातों को कोट किया. उन्होंने कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. तुम्हारे बच्चे नहीं हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्सेल्फ.
वे बेटे और बेटियां हैं, लेकिन जिंदगी की चाहत के। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वे तुम्हारे माध्यम से आए हैं, लेकिन तुमसे नहीं। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, लेकिन अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। क्योंकि उनके अपने विचार भी हैं। बच्चों, अब्दुल कलाम के फादर के द्वारा कोट की गई ये लाइंस फेमस पोएट खलील गिब्रान की पोएम ओन चिल्ड्रन से ली गई हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अब्दुल कलाम के पेरेंट्स के क्या विचार थे, वो कितने जेनरस थे, कितने काइंड हार्टेड थे। साथ ही साथ हमने ये भी नोट किया कि कैसे अब्दुल कलाम की लाइफ में ऐसे व्यक्ति आए जिनके मन में धर्म के प्रति नैरो माइंडेड थॉट थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऐसे टीचर का भी एग्जाम्पल दिया जो बहुत ही लार्ज हार्टेड थे, जो सोशल बैरियर्स को तोड़ने के पक्ष में थे। तो बच्चों, ये चैप्टर पढ़कर आप भी जरा सोचिएगा कि क्या धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर हम सब जो झगड़ा करते हैं, क्या वो ठीक है? क्या हमें ये मानना चाहिए कि हमारा धर्म ही सबसे बढ़िया है और बाकी धर्म ठीक नहीं है? तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।